प्रश्न 11, नामांतरण क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है? व्हाट इज म्यूटेशन, व्हाट इज इट्स प्रोसीजर? अथवा नामांतरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन। अथवा अधिकार अर्जन संबंधी नामांतरण की प्रविष्टि संबंधी नियमों की विवेचना कीजिए। स्टेट द रूल्स एज टू रिकॉर्ड्स ऑफ म्यूटेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ राइट। उत्तर भू अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामांतरण के संबंध में संहिता की धारा 110 में प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार पटवारी या धारा 109 के अधीन नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन के जिसकी की रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आए, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिए विहित किया गया है। यथास्थिति पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्ट जो कि उपधारा 1 के अधीन उसे प्राप्त हुई हो, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रारूप में जो कि विहित किया जाए, उसके द्वारा उसे प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा। धारा 109 के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या किसी अन्य स्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर तहसीलदार 15 दिन के भीतर अपने न्यायालय में मामला पंजीकृत करेगा। हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को जो कि विहित किए जाएं, ऐसे प्रारूप में तथा विहित रीति में नोटिस जारी करेगा और अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रस्तावित नामांतरण से संबंधित नोटिस चस्पा करेगा तथा उसे संबंधित ग्राम या सेक्टर में विहित रीति में प्रकाशित करेगा। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्त अवसर देने के पश्चात तथा ऐसी और जांच जो वह आवश्यक समझे करने के पश्चात नामांतरण से संबंधित आदेश मामला पंजीकृत होने की तारीख से अविवादित मामले की दशा में 30 दिवस में एवं विवादित मामले की दशा में 5 मास में पारित करेगा तथा यथास्थिति ग्राम के खसरे या सेक्टर के खसरे में तथा ऐसे अन्य भू अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा। तहसीलदार उपधारा 4 के अधीन पारित किए गए आदेश तथा अद्यतन भू अभिलेखों की प्रमाणित प्रति विहित रीति में 30 दिन के भीतर पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय करेगा और उसके पश्चात मामले को बंद करेगा। परंतु यदि अपेक्षित प्रतियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रदाय नहीं की जाती हैं तो तहसीलदार कारण अभिलिखित करेगा तथा उपखंड अधिकारी को रिपोर्ट देगा। धारा 35 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई मामला किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जाएगा तथा गुनागुन क्रम में निपटाया जाएगा। इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां पंजीकरण होने की तारीख से अविवादित मामले के संबंध में 2 माह के भीतर पूर्ण की जाएंगी तथा विवादित कार्यवाहियों के मामले के 6 माह के भीतर पूरी की जाएंगी। उस दशा में जहां कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नहीं की जाती हैं तो तहसीलदार लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट ऐसे प्रारूप तथा रीति में जैसा कि विहित किया जाए कलेक्टर को देगा। धारा 110 नामांतरण संबंधी प्रकरणों में सिविल तथा राजस्व न्यायालयों को संवर्ती अधिकारिता प्राप्त है, फिर भी सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर आबद्धकर है। उमादेवी वी रमादेवी 1997 रा नी 406। तहसीलदार द्वारा दिया गया नामांतरण आदेश न्यायिक नहीं होता, ये न्यायालय की कोटि का भी नहीं है। संहिता की धारा 111 के अंतर्गत ऐसा वाद सिविल वाद के विषय अंतर्गत होगा। ऐसे आदेश द्वारा स्वत्व के प्रश्न का निर्धारण नहीं होता, ऐसे न्यायालय को अनन्य अधिकारिता न होगी और इस प्रकार पारित किया गया नामांतरण आदेश पश्चातवर्ती सिविल वाद में पूर्व न्याय के रूप में प्रयोज्य न होगा। महिला बजरंगी वी बद्रीबाई 2003 रा नी 162 उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 12 निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1 भू अभिलेख। 2 भू अधिकार पुस्तिका राइट शॉर्ट नोट ऑन। 1 लैंड रिकॉर्ड्स। 2 भू अधिकार पुस्तिका। उत्तर परिभाषा धारा 2 के अनुसार भू अभिलेख से अभिप्रेत है इस संहिता के उपबंधों के अधीन रखे गए अभिलेख। 1 भू अभिलेख धारा 114 के अनुसार संहिता के अधीन रखे जाने वाले भू अभिलेखों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1 ग्राम के लिए, 2 नगरीय क्षेत्र के लिए। 1 ग्राम के लिए निम्नलिखित भू अभिलेख प्रत्येक ग्राम के लिए तैयार किए जाएंगे, अर्थात नक्शा। 1 ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा धारा 107 के अधीन ब्लॉक का। 2 धारा 108 के अधीन अधिकार अभिलेख। 3 ग्राम का खसरा या ग्राम की क्षेत्र पुस्तक ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित की जाए। 4 धारा 114 के अधीन भू अधिकार पुस्तिका। 5 धारा 233 के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे। 1 धारा 234 के अधीन निस्तार पत्रक। 1 धारा 242 के अधीन वाजिबुल अर्ज यदि कोई हो। 6 व्युत्पत्तित की गई भूमि के ब्यौरे और 7 कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं। 2 नगरीय क्षेत्र के लिए प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक सेक्टर के लिए निम्नलिखित भू अभिलेख तैयार किए जाएंगे, अर्थात 1 धारा 107 के अधीन सेक्टर का नक्शा। 2 धारा 108 के अधीन अधिकार अभिलेख। 3 सेक्टर का खसरा या सेक्टर की क्षेत्र पुस्तिका ऐसे प्रारूप में जो कि विहित की जाए। 4 धारा 114 के अधीन भू अधिकार पुस्तिका। 5 धारा 233 के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे। धारा 233 के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि। 6 व्युत्पत्तित की गई भूमि के ब्यौरे और 7 कोई अन्य अभिलेख जो कि विहित किए जाएं। धारा 114 2 भू अधिकार पुस्तिका तहसीलदार ऐसे प्रत्येक भूमि स्वामी को जिसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार किए गए खसरे में प्रविष्ट है यथास्थिति किसी ग्राम में के या सेक्टर में के उसके समस्त खातों के बारे में एक भू अधिकार पुस्तिका ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी फीस के जो कि विहित की जाए भुगतान करने पर उसे उपलब्ध कराएगा। भू अधिकार पुस्तिका 2 भागों से मिलकर एक पुस्तक के रूप में आबद्ध होगी जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो कि विहित की जाएं। तहसीलदार स्वप्रेरणा से या भूमिस्वामी के आवेदन पर ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे भू अधिकार पुस्तिका में किसी गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को दूर कर सकेगा। धारा 114 का प्रश्न 13 विवेचना कीजिए कि भू राजस्व भूमि पर प्रथम भार है, किन परिस्थितियों में भू राजस्व में छूट दी जा सकती है। डिस्कस दैट द लैंड रेवेन्यू इज द फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड।
अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द लैंड रेवेन्यू कैन बी रिमिटेड, अथवा उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनमें सरकार भू राजस्व की वसूली में छूट दे सकेगी या भू राजस्व की वसूली का निलंबन कर सकेगी। स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू और सस्पेंड द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू, अथवा भू राजस्व के लिए कौन लोग दायित्वाधीन हैं, व्हाट आर द पर्सन्स लायबल टू पे लैंड रेवेन्यू, अथवा क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भू राजस्व भूमि पर प्रथम प्रभार है, प्राथमिक रूप से इसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है तथा भू राजस्व कब देय होता है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट लैंड रेवेन्यू इज द फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड, which person is primarily liable to pay land revenue and when does the land revenue become payable? उत्तर भू राजस्व भूमि का प्रथम भार होगा। धारा 137 के अनुसार किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू राजस्व उस भूमि पर तथा उसके लगानों एवं लाभों पर प्रथम भार होगा। भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व धारा 58 के अनुसार समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वाधीन है, सिवाय ऐसी भूमि के जिसे इस संहिता द्वारा या इसके अधीन या राज्य सरकार द्वारा ऐसे दायित्व से पूर्णतः या भागतः छूट दी गई है। धारा 58 के अनुसार निम्न का भू राजस्व के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। क अनन्य रूपेण कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए 2 हेक्टेयर तक किसी खाते को, ख गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई ऐसी अन्य भूमि जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। खाते से अभिप्रेत है संपूर्ण राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिशः धारित समस्त भूमि और संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित भूमियों में उसका हिस्सा यदि कोई हो का योग। संहिता की धारा 138 के अनुसार किसी खाते पर निर्धारित किए गए भू राजस्व के भुगतान के लिए निम्नलिखित व्यक्ति दायी होंगे। क भूमि स्वामी के खाते के मामले में भूस्वामी, ख किसी ऐसे खाते के मामले में जो राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि से मिलकर बनता हो उसका पट्टेदार। जहां किसी खाते में एक से अधिक भूमिस्वामी या पट्टेदार हो तो ऐसे खाते पर निर्धारित किए गए भू राजस्व के भुगतान के लिए यथास्थिति ऐसे समस्त भूमिस्वामी या पट्टेदार संयुक्ततः और पृथकतः दायी होंगे। भू राजस्व शोध्य होने की तारीख धारा 140 के अनुसार किसी वर्ष के मध्य देय भू राजस्व उस वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन शोध्य हो जाएगा तथा उस वर्ष के जून मास के अंतिम दिन तक भुगतान किया जाएगा। परंतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने की तारीख को देय भू राजस्व का बकाया 1 अप्रैल 2019 के पूर्व संदेय होगा। कोई भी व्यक्ति स्वयं के विकल्प पर 10 वर्ष का भू राजस्व अग्रिम में जमा कर सकेगा, परंतु ऐसे अग्रिम भुगतान के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी तथा यदि भू राजस्व में वृद्धि बाद में की जाती है तो अंतर की रकम देय होगी। प्रश्न 14, भूमि स्वामी कौन है? भूमिस्वामी के अधिकारों का उल्लेख करें। हु इज अ भूमिस्वामी? डिस्कस द राइट्स ऑफ भूमिस्वामी। अथवा भूमि स्वामी को परिभाषित करें, उनके द्वारा देय भू राजस्व कितना है। डिफाइन भूमिस्वामी, व्हाट लैंड रेवेन्यू शैल बी पेबल बाय भूमिस्वामी। उत्तर भूमि स्वामी की परिभाषा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय निम्नलिखित किन्हीं वर्गों का हो भूमिस्वामी कहलाएगा और उसे वे समस्त अधिकार होंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमिस्वामी को प्रदत्त किए गए हैं, या वह उन समस्त दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमिस्वामी पर अधिरोपित किए गए हैं। अर्थात एक महाकौशल क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1954 के उपबंधों के अनुसार भूमि स्वामी या भूमिधारी अधिकारों में उसके द्वारा महाकौशल क्षेत्र में धारित हो। 2 मध्य भारत क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि मध्य भारत भू आगम एवं कृषिकाधिकार विधान संवत 2007 में यथा परिभाषित पदम का कृषक के रूप में या माफीदार, इनामदार या छूट खातेदार के रूप में उसके द्वारा मध्य भारत क्षेत्र में धारित हो। 3 भोपाल क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू एक्ट में यथा परिभाषित दखलदार के रूप में उसके द्वारा भोपाल क्षेत्र में धारित हो। 4 विंध्य प्रदेश क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट में यथा परिभाषित 55-45 कृषक, पट्टेदार कृषक निकुंजधारी के रूप में या तालाब धारक के रूप में उसके द्वारा विंध्य प्रदेश क्षेत्र में धारित हो। प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के जो उस भूमि से जो निकुंज या तालाब हो या जो सरकारी या लोक प्रयोजनों के लिए अर्जित की गई हो या उन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो भिन्न हो संबंध में जो कि गैर हकदार कृषक के रूप में उसके द्वारा विंध्य प्रदेश क्षेत्र में धारित हो और जिसके की संबंध में वह रीवा स्टेट लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी कोड 1935 की धारा 57 की उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो। प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि कृषक के रूप में उसके द्वारा विंध्य प्रदेश क्षेत्र में धारित हो और जिसके की संबंध में वह विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट की धारा 151 की उपधारा 2 तथा 3 के उपबंधों के अनुसार पट्टा पाने का हकदार हो, किंतु जिसने ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व भी प्राप्त न किया हो। 5 सिरोंज क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट में यथा परिभाषित खातेदार कृषक के रूप में या निकुंजधारी के रूप में उसके द्वारा सिरोंज क्षेत्र में धारित हो। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न भी भूमिस्वामी के अंतर्गत आते हैं। 1 शासक किसी ऐसे देशी राज्य का जो कि मध्य प्रदेश राज्य का भाग है, शासक जो इस कोड के प्रवृत्त होने के समय भूमि धारण किए हुए था या भूमि धारण करने के लिए हकदार था, इस कोड के प्रवृत्त होने की तारीख से इस कोड के अधीन ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा। 2 पट्टेदार प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा किसी पट्टे के आधार पर भूस्वामी अधिकारों में भूमि धारण किए हुए है। 3 जलोढ़ भूमि के ऐसे तट से लगी भूमि का भूमिस्वामी। सामान्यतः जलोढ़ भूमि राज्य सरकार की होगी, परंतु ऐसे तट से लगी भूमि का भूमिस्वामी इस प्रकार बढ़ गई भूमि का उपयोग कर सकेगा तथा भूमिस्वामी माना जाएगा। संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व आबादी में जो कोई गृहस्थल के रूप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है भूमि स्वामी होगा।
4 फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति भूमिस्वामी होगा। धारा 181 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के व्यवहित पूर्व भूमि में फ्री होल्ड अधिकार रखता है, ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा। प्रश्न 15, पट्टे से क्या तात्पर्य है? किन शर्तों पर कोई भूमिस्वामी अपनी को पट्टे पर उठा सकता है? भूमि, व्हाट इज मेंट बाय लीज? अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ भूमिस्वामी लीज हिज लैंड? 3 उत्तर पट्टा का अर्थ संहिता की धारा 168 में पट्टा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार पट्टा से अभिप्रेत है किसी भूमि का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए किसी कीमत के जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो कालावधीय रूप से अंतरित द्वारा जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहित करता है अंतरक को दी जानी है प्रतिफल के रूप में किया गया हो। किसी ऐसे ठहराव को जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भूमिस्वामी को भूमि की उपज का कोई विनिर्दिष्ट अंश देने की शर्त पर भूमिस्वामी की किसी भूमि पर खेती करता है, पट्टा समझा जाएगा। 5 वर्ष से अधिक की किसी कालावधि के लिए दिया गया पट्टा 5 वर्ष की कालावधि के लिए दिया गया समझा जाएगा। केवल घास काटने या पशु चराने या सिंघाड़ा उगाने या लाख का प्रजनन या संरक्षण करने या तेंदु पत्ते को तोड़ने या उनका संग्रहण करने के अधिकार का दिया जाना भूमि का पट्टा नहीं समझा जाएगा। निम्न शर्तों पर भूमिस्वामी अपनी भूमि को पट्टे पर उठा सकता है। 1, कोई भी भूमिस्वामी उसके खाते की भूमि को एक समय में 5 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा। संशोधन अधिनियम 2018 के पूर्व यह अवधि 3 वर्ष थी, जिसे अब 5 वर्ष कर दिया गया है। 2, पट्टेदार उस भूमि को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर धारित करेगा जो कि उसके तथा भूमिस्वामी के बीच करार में तय पाई जाएं। 3, तहसीलदार पट्टे की शर्त के भंग पर या पट्टा प्रवृत्त न रहने के कारण भूमि का कब्जा भूमिस्वामी को देने का आदेश कर सकेगा। 4, यदि कोई पट्टेदार पट्टे के अवसान हो जाने पर या तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर भूमिस्वामी को भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है तो यह माना जाएगा कि भूमिस्वामी उसकी भूमि से अनुचित रूप से बेदखल कर दिया गया है और वह धारा 250 के अधीन अनुतोष पाने का हकदार हो जाएगा। प्रश्न 16, किन परिस्थितियों में अपने भूमि स्वामी अधिकार को आदिम जनजाति आदिवासी किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को अंतरण कर सकता है? धारा के उल्लंघन में किए गए अंतरण को टालने के क्या उपचार हैं? Under what circumstances can a tenure holder belonging to an Aboriginal tribe transfer his right to a person of non-Aboriginal tribe? What are the remedies regarding avoidance of the transfers made in contravention of subsection 6 of section 165? उत्तर, आदिम जनजाति आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी व्यक्ति को अंतरण धारा 165(6) उल्लेखित करती है कि यदि राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा यदि आदिम जनजाति क्षेत्र घोषित किया है तो ऐसे क्षेत्र के आदिवासी भूमिस्वामी की भूमि के हित का अंतरण किसी भी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा अंतरण होता है तो वह शून्य होगा। घोषित आदिवासी क्षेत्र के बाहर किसी आदिवासी की भूमि का अंतरण गैर आदिवासी व्यक्ति को तभी हो सकता है जबकि ऐसे अंतरण की लिखित अनुमति कलेक्टर या उससे उच्च श्रेणी के पदाधिकारी द्वारा दी गई हो। कलेक्टर स्वीकृति देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। 1, वह व्यक्ति किस क्षेत्र का निवासी है। 2, अंतरण के पश्चात भूमि का उपयोग। 3, अंतरण से उस क्षेत्र की संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव। 4, पर्याप्त प्रतिफल या मूल्य। 5, ऐसा संव्यवहार बेनामी या बनावटी तो नहीं है। 6, अन्य उचित विषय। उपबंधों का प्रभाव, अफेक्ट ऑफ प्रोविजंस। 1, यदि किसी आदिवासी ने अंतरण गैर आदिवासी को 1980 से पहले किया है तो वह अंतरण शून्य होगा। 2, यदि अंतरण अनुमोदन से पहले भूमि पर कब्जा ले लिया है तथा यदि अनुमोदन अस्वीकृत हो गया है तो भूमि का कब्जा वापस करना होगा। 3, यदि आदिवासी व्यक्ति से गैर आदिवासी को भूमि उपबंधों के तहत अंतरित की जाती है तो वह 10 वर्ष तक उसका व्युत्पन्न नहीं कर सकेगा। उन अंतरणों का टाला जाना जो धारा 165(6) के उल्लंघन में किए गए हों। अवॉइडेंस ऑफ ट्रांसफर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 165(6) धारा 170 उल्लेखित करती है कि जहां किसी भूमिस्वामी द्वारा कब्जे का अंतरण किसी ऐसे अंतरण के अनुसरण में किया जाता है जो धारा 165(6) के उल्लंघन में किया गया हो, वहां ऐसा व्यक्ति जो ऐसे भूमिस्वामी का जिसका वारिस न होने की दशा में खाते को विरासत में पाता, वह भूमि के कब्जे के लिए उपखंड पदाधिकारी को आवेदन कर सकता है। का आवेदन के लिए समयावधि, टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन। धारा 170 के अंतर्गत अंतरण हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार समयावधि में किया जाना चाहिए। 1 जुलाई 1976 के पूर्व के कब्जे के अंतरण के मामले में 31 दिसंबर 1970 तक तथा 2 बाद के मामलों में ऐसे अंतरण के 5 वर्ष के भीतर। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद उपखंड पदाधिकारी उस प्रक्रिया द्वारा जैसी कि निर्धारित की जाए आवेदन पत्र का निराकरण करेगा। कतिपय अंतरणों का निरस्त किया जाना। टू इनवैलिडेट सर्टेन ट्रांसफर। धारा 170A के अनुसार उपखंड पदाधिकारी किसी ऐसे अंतरण को स्वप्रेरणा से या घोषित आदिम जनजाति के सदस्य के आवेदन पर जो कि 31 दिसंबर 1978 या उसके पूर्व किया गया हो, जो कि विक्रय द्वारा या किसी न्यायालय की डिक्री के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ऐसी जनजाति का सदस्य न हो किया गया हो, निरस्त कर सकता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि ऐसा अंतरण 2 अक्टूबर 1959 के बाद तथा भू राजस्व संहिता तृतीय संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ होने से पूर्व किया गया हो। जहां ऐसे अंतरण के तहत अंतरित की गई भूमि का व्युत्पन्न हो गया है, वहां उपखंड अधिकारी ऐसी भूमि की कीमत तय करेगा जो कि अंतरण के समय प्राप्त की जा सकती थी और ऐसी कीमत को अदा करने का आदेश अंतरिती को देगा कि वह अंतरणकर्ता को राशि अदा करे। आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि की वापसी जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी। धारा 170 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 1980 के प्रारंभ होने की तारीख पर ऐसी कृषि भूमि पर कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 तथा भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 1980 के प्रारंभ होने की तारीख के बीच घोषित जनजाति के सदस्य की रही हो,
तब उपखंड पदाधिकारी संशोधन अधिनियम 1980 के प्रारंभ होने की विधि के 2 वर्ष के भीतर ऐसी भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा कि उसके कब्जे में उक्त भूमि कैसे आए। यदि वह व्यक्ति उचित सूचना देने में असफल रहता है या उपखंड पदाधिकारी इस संव्यवहार को अनुचित पाता है तब उसे शून्य घोषित कर उस भूमि का कब्जा मूल स्वामी को या उसके उत्तराधिकारियों को वापस दिला देगा। प्रश्न 17। शासकीय पट्टेधारी कौन होता है? उसके पट्टे को किन आधारों पर समाप्त किया जा सकता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या हैं? Who is government lessee? On what grounds his lease can be terminated? What are his rights and liabilities? अथवा शासकीय पट्टेदार से आप क्या समझते हो? ऐसे पट्टेदारों की कौन सी भूमियां पट्टे पर दी जा सकती हैं? What do you mean by the term government lessee? What lands may be given on lease to such lessees? उत्तर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है या जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर ने भूमि को दखल में लेने का अधिकार प्रदान कर दिया है और जो भूमि को भूमिस्वामी के रूप में धारण करने का हकदार नहीं है, ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार कहलाएगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय एक मध्य भारत क्षेत्र में कोई भूमि मध्य भारत भू आगम एवं कृषकाधिकार विधान संवत 2007 में यथा परिभाषित साधारण कृषक के रूप में धारण करता है, या 2 विंध्य प्रदेश क्षेत्र में कोई विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1953 में यथा परिभाषित विशेष कृषक के रूप में, या कोई निकुंज या तालाब या ऐसी भूमि जो सरकारी या सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अर्जित कर ली गई है या अपेक्षित है गैर हकदार कृषक के रूप में धारण करता है, या 3 सिरोंज क्षेत्र में कोई भूमि राज्य सरकार से राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में यथा परिभाषित गैर खातेदार कृषक के रूप में धारण करता है, या ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार समझा जाएगा। धारा 181। सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व। सरकारी पट्टेदार इस संहिता में के किन्हीं अभिव्यक्त उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी भूमि उस अनुदान के जो कि सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के अर्थ के अंतर्गत अनुदान समझा जाएगा, निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार धारण करेगा। सरकारी पट्टेदार को निम्न आधारों पर बेदखल किया जा सकेगा। 1. उसने लगान का 3 मास की कालावधि तक भुगतान नहीं किया है, या 2. उसने भूमि का उपयोग बिन प्रयोजनों के लिए किया है, या 3. उसके पट्टे की अवधि का अवसान हो चुका है, या 4. उसने अनुदान के किसी निबंधन तथा शर्त का उल्लंघन किया है। सरकारी पट्टेदार को बेदखल करने के लिए कोई आदेश उसे सुने जाने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। धारा 182। फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति भूमिस्वामी होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के व्यवहित पूर्व भूमि में फ्री होल्ड अधिकार रखता है, ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए फ्री होल्ड से अभिप्रेत है भूमि में ऐसा अधिकार जो ऐसे भू राजस्व जो कि विहित किए जाएं के भुगतान को छोड़कर के अधीन विलंगमों से मुक्त है। धारा 181 का प्रश्न 18। खातों की चकबंदी से आप क्या समझते हैं? खातों की चकबंदी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। What do you understand by consolidation of holdings? State the procedure to be followed in consolidation of holdings. उत्तर धारा 205(1) के अनुसार खातों की चकबंदी से अभिप्रेत है किसी ग्राम में की समस्त या किसी भूमि का ऐसा पुनर्वितरण की जिससे खेती की सुविधा के लिए भूमिस्वामियों को लगे हुए भूखंड आवंटित हो जाएं। धारा 205(2) के अनुसार चकबंदी अधिकारी से अभिप्रेत है तहसीलदार अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कर्तव्यों का पालन करने के की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का कोई ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे चकबंदी लिए नियुक्त किया गया हो। संहिता की धारा 206 में चकबंदी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान है जिसके अनुसार किसी ग्राम के कोई भी 2 या अधिक भूमिस्वामी जो दे परस्पर मिलकर धारा 221 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्रफल से न्यून भूमि धारण करते हों अपने खातों की चकबंदी के लिए चकबंदी अधिकारी को लिखित आवेदन कर सकेंगे जिसमें ऐसी विशिष्टियां कथित की जाएंगी जो कि धारा 221 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं। कलेक्टर स्वप्रेरणा से चकबंदी अधिकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी ग्राम में खातों की चकबंदी साध्य होने के बारे में जांच करे। यदि किसी ग्राम की 2/3 भूमिस्वामी अपने खातों की चकबंदी के लिए सहमत होते हुए आवेदन करे तो ऐसा आवेदन उस ग्राम के समस्त भूमिस्वामियों एफ की ओर से किया गया आवेदन समझा जाएगा। यदि खातों की चकबंदी की किसी स्कीम की पुष्टि कर दी जाए तो वह उस ग्राम के समस्त भूमिस्वामियों पर आबद्ध कर होगी। परिणामतः संपत्ति के अंतरण पर तथा खातों के बंटवारे पर प्रतिबंध लग जाता है। प्रश्न 19। पटेल की नियुक्ति कौन करता है? उसके कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? Who appoints a Patel? Describe his duties. How can he be removed from his office? उत्तर धारा 222 में पटेलों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं जिसके अनुसार धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कलेक्टर प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए 1 या अधिक पटेल नियुक्त कर सकेगा। जब किसी ग्राम में 2 या अधिक पटेल हो तो कलेक्टर पटेल के पद के कर्तव्यों का ऐसी रीति में वितरण कर सकेगा जैसी कि वह उचित समझे। संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व जहां विंध्य प्रदेश क्षेत्र में कोई पटवारी उन कर्तव्यों का पालन करता रहा है वहां वह तब तक पालन करता रहेगा तथा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए तब तक पटेल समझा जाएगा जब तक कि कोई पटेल नियुक्त न कर दिया जाए। पटेलों का पारिश्रमिक कलेक्टर द्वारा उन नियमों के अनुसार नियत किया जाएगा जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हों। धारा 223। पटेलों के कर्तव्य। प्रत्येक पटेल का ये कर्तव्य होगा कि वह 1. भू राजस्व तथा अन्य संबंधित करों तथा उपकरों जो और अन्य शासकीय शोध को संग्रहित करें तथा शासकीय कोषालय में जमा करें। 2. अपने ग्राम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दें। 3. ग्रामों में की बंजर भूमि पर लोकपथों तथा सड़कों पर अतिक्रमणों को यथासंभव रोकें। 4. ग्राम में परिनिर्मित ऐसे आस्थानों तथा सीमा चिन्हों को जो कि उसकी देखरेख के लिए सौंपे जाएं परिरक्षित करें तथा ऐसे चिन्हों को पहुंचाए गए किसी नुकसान की रिपोर्ट करें। 5. ग्राम को समुचित स्वच्छ दशा में रखें। 6. जंगल की अनाधिकृत कटाई को या किन्हीं खनिजों या अन्य संपत्तियों के अनधिकृत रूप से हटाए जाने को रोकें।
7 कोटवार पर नियंत्रण रखें तथा उसका अधीक्षण करें, उसकी मृत्यु की या उसके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की रिपोर्ट करें। 8 ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो कि धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं। धारा 224 पटेलों को हटाया जाना। धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कलेक्टर किसी पटेल को पद से हटा सकेगा। धारा 226 कलेक्टर द्वारा पटेल को निम्नांकित किन्हीं कारणों से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हटाया जा सकता है। 1 वह चरित्रहीन है। 2 शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण ये पद के कर्तव्यों का निर्वाह करने में अयोग्य है। 3 वह सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया निर्णीत किया गया है अथवा चारित्रिक पतन या राज्य की ध्वंसात्मक गतिविधियों से अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है। 4 आदेशों की अवहेलना अथवा कर्तव्य की उपेक्षा। 5 किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन। 6 यदि पटेल ने ग्राम में अथवा ग्राम समूह से एक ग्राम में जिनके लिए वह पटेल नियुक्त किया गया है स्थायी रूप से रहना बंद कर दिया है। प्रश्न 20 कोटवार की नियुक्ति तथा उसके कर्तव्यों पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ कोटवार। उत्तर कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक या अधिक कोटवार धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे तथा संहिता के प्रवृत्त होने के समय भोपाल तथा सिरोंज क्षेत्रों में ग्राम चौकीदार का या विंध्य प्रदेश क्षेत्र में चौकीदार का पद धारण करने वाला व्यक्ति इस धारा के अधीन कोटवार समझा जाएगा। धारा 230 कोटवार के कर्तव्य। 1 वह अपने ग्राम में निवास करे और वह बिना योग्य स्वीकृति के अनुपस्थित न रहे। 2 आदेशों का पालन करे तथा उसके एवं समस्त शासकीय अधिकारियों को योग्य कर्तव्य पालन में सहायता दे। 3 शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग तथा ग्राम की सार्वजनिक भूमियों पर अतिक्रमण की सूचना देने तथा नियमानुसार उनके रक्षण एवं उपयोग के लिए पटेल ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को सहायता देना। 4 ग्राम निवासियों के घरों एवं संपत्ति की देखभाल करना। 5 ऐसे व्यक्ति को जो उसकी दृष्टि में अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध करता है अथवा जो फरार घोषित किया है को गिरफ्तार करना तथा पुलिस अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पुलिस थाना या हल्के की चौकी पर पहुंचाना। 6 संपत्ति या व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा में सहायता करना। 7 चोरी के माल के किसी कुख्यात प्रापक या विक्रेता के ग्राम में स्थायी अथवा अस्थायी निवास की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन या हल्के की चौकी के अधिकारी को देना। 8 ऐसे किसी व्यक्ति का जिसके विषय में युक्तियुक्त संशय हो कि वह ठग, लुटेरा, फरार दोषसिद्ध अपराधी है का ग्राम में कोई आश्रय स्थान होने पर उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन या हल्के की चौकी के अधिकारी को देना। 9 गांव में अथवा समीप कोई आकस्मिक अथवा अप्राकृतिक मृत्यु अथवा संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन या हल्के की चौकी के अधिकारी को देना। 10 गांव में बलवा या दंगा या गांव में कोई संज्ञेय अपराध के किए जाने को रोकने में मदद करना। 11 प्लेग, हैजा, छोटी माता, गर्दनतोड़ बुखार, बड़ी माता, डिफ्थेरिया, दस्त, इन्फ्लुएंजा, कोड़, खसरा, निमोनिया, महामारी, रिलेप्सिंग बुखार, मोतीजरा या एंटेरिक बुखार, टाइफाइड बुखार, फेफड़ों का क्षय, पीत ज्वर अथवा गले की गांठों की सूजन या त्रिकुट रोग के कोई मामले की सूचना देना। 12 गांव के पटवारी को मवेशियों में बीमारी का प्रकोप होने की सूचना देना। 13 पटवारी को या तहसीलदार को टिड्डी दल या फसल विनाशक कीड़ों के होने की अथवा बाढ़, ओले, गेरुआ या आग आदि से फसल को व्यापक नुकसान की रिपोर्ट करना। 14 ग्राम में जन्म तथा मृत्यु की रिपोर्ट करना।